अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। नया हफ्ता शुरू हो चुका है और नए हफ्ते के साथ आज नया दिन है जिसमें हम सब आप लोगों को खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि जनाब आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे हमें देख भी रहे होंगे और खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने अजीज़ व अकारिब का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और ख़ास करके इस माहौल का भी ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल का भी ख्याल रखना है। तो क्योंकि आज नया दिन है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सबसे पहले आप लोगों से एक अहम सवाल ही किया जाए या एक दरियाफ्त के बारे में बात करें आप लोगों से। एक ऐसी दरियाफ्त जिसका ताल्लुक़ हमारी अपनी अंदर की ज़ात के साथ है, जिसका आगाज़ बचपन में शायद हमने ख़ुद ही किया था। याद करें कि जब हम बच्चे थे या कम उम्र बच्चे थे तो हमारे जहनों में बहुत से ख़यालात आया करते थे, सैकड़ों ऐसे सवालात कि जिनका जवाब किसी के पास नहीं हुआ करता था उस वक्त। मगर हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम बच्चों की बातें इतनी संजीदगी से नहीं लेते हैं। वो हमसे 100 तरह की बातें पूछते रहते हैं मगर हम उन्हें उनके कई गैर मामूली सवालों पर उनको इग्नोर कर देते हैं। शायद तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि हमारे पास उनकी बहुत सारी बातों का जवाब ही नहीं होता और हम उन्हें हंस के टाल देते हैं। बचपन में आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा जिस तरह हमारे जहनों में, मेरे जहन में आता था कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ और मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीने का मकसद क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मगर आपको भी मुआशरे के इसी अलमी की वजह से इसका जवाब नहीं मिला होगा, मतलब बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं मिलता है। मगर मुझे लगता है कि शायद मुआशरे पर ये बोझ डालना काफ़ी नहीं है क्योंकि ये सवाल ही ऐसे हैं जिसे इंसान खुद ही जान सकता है, क्योंकि पैदा होते ही ना इन बातों का जवाब मिलना नामुमकिन है। ये सारे जितने भी सवालात हैं ना इतने गैर मामूली हैं कि इनका जवाब ढूंढने के लिए हमें अपनी सारी ज़िंदगी खुद खोज लगानी पड़ती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। बहुत से दानिश्वर, बहुत से शायर, बहुत से बड़े बड़े फ़लसफ़ी फ़िलासफ़र्स अपनी सारी ज़िंदगी इसी में सर्फ कर देते हैं मगर बाज़ औक़ात उन्हें भी इसका सिरे से पता नहीं चलता कि वो क्या चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था। आप इकबाल का ही देख लें, उसका सारा फ़लसफ़ा ख़ुद ही देख लें, वो भी इसी के बारे में है। या मशहूर एक माहिर नफ्सियात हैं इब्राहिम मौस्लो, उनकी अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वो भी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे होंगे, अपने ज़ात की बात कर रहे होंगे उस थ्योरी के अंदर भी। वो दरअसल यही बात करते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरी पहचान क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे कौन सा काम करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, मैं किस वजह से क्या ज़रिया बनाऊँ इस ज़िंदगी में, इस ज़मीन पर आने का, इस दुनिया में आने का। चाहे हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो ना, हमें इस सवाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए। इससे ना सिर्फ मेरे ख्याल से हमारी खुशी बल्कि ज़िंदगी की कामयाबी भी इसी से मुंसलिक होती है। जो कोई भी अपनी ज़ात के इस सफ़र पर निकलता है ना और ख़ुद शनासी के लिए तगोदो करता है, ख़ुद को जानने के लिए मेहनत करता है, तो वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा ओपिनियन है कि किसी भी शोबे में वो मार नहीं खाता है, वो कामयाब ज़रूर होता है। चाहे वो मकैनिक बने या एक सब्ज़ी की रेहड़ी लगा रहा हो, इमाम मस्जिद बने या फिर तबीब हो या फिर किसी बहुत ही बड़े जनाब ओहदे पर फाइज हो या कोई भी वो बिजनेसमैन हो, कारोबार कर रहा हो, वो बाकियों से एटलीस्ट हमेशा मुनफरिद ही आप लोगों को नज़र आएगा। क्योंकि ऐसा जो शख्स होता है ना वो अपनी खूबियों और अपनी खामियों की पहचान बहुत अच्छे तरीके से रखता है। वो ये जानता ज़रूर होता है कि इसका ख्वाब कितना बड़ा है, इसका जुनून कितना वसी है, मगर हमें ये भी जहन में रखना है कि जहाँ इस सफ़र के ढेरों समरात हैं वहीं कुछ कांटे भी मौजूद होते हैं जिनसे गुज़रना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सब्र आज़मा जो है ना सफ़र होता है। इसमें हम कई तरह की मुश्किलात को ख़ुद गले लगाते हैं। तो ज़िंदगी में कई ऐसे फैसले करते हैं जो हमें मुश्किल रास्तों पर भी चलाते हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि हमें हमारी ज़ात की पहचान हो सके, हम अपनी दी बेस्ट मेरे ख्याल से जो वर्जन है वो निकाल सके। और ये सफ़र मुश्किल ज़रूर है लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये नामुमकिन नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में इन बातों पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें ना तो शायद बहुत सारे
जो हमारे मामलात हैं ना, हमारी जो मुश्किलात है वो बेहतर हो जाएंगी। मगर फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी डेडिकेशन दरकार होती है। और वैसे भी क्या खूब किसी ने कहा है कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो इंसान बनने के लिए भी जनाब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अपने आप को सबसे पहले उसमें अपनी ज़ात को ढूंढना पड़ता है, अपने बारे में सवाल करने पड़ते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं इस ज़मीन पर इस आसमान से यहाँ पर आया क्यों, अल्लाह पाक ने मुझे क्यों बनाया है, मकसद क्या है मेरी ज़िंदगी का। तो ये बड़ा एक अहम चीज़ें होती हैं, ये सवालात जो आज मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से भी पूछूं, क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी इस तरह की बातें, इस तरह के ख़ास तौर पर सवाल करते हैं ना, सवालात करते हैं, तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो इसको आएँ शाएँ बाएँ करके इग्नोर करके बच्चे को कोई और किसी और चीज़ पे लगा के ना तो छोड़ देते हैं, इनके जवाबात नहीं देते हैं। तो वो फिर जब बच्चा बड़ा होता है ना, फिर उसके अंदर यही चीज़ें मेरे ख्याल से रहनी चाहिए। सवालात की एक मैं कहती हूँ कि इंटरेस्ट रहना चाहिए कि मैं ढूंढूं कि मैं क्यों आया हूँ, मैं हूँ कौन, मेरी शख्सियत क्या है। जब तक आपके अंदर ये चीज़ें नहीं मौजूद होंगी ना, आप ख़ुद को भी नहीं जान सकेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पूरी कायनात बसती है। तो जब आप अपनी कायनात को नहीं जान पाएंगे तो जो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है उसको कैसे जान पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, अपनी ज़ात को जानने की कोशिश करें कि आपकी ज़ात किस लिए बनाई गई है। अच्छे कामों के लिए बनाई गई है, बुरे कामों के लिए बनाई गई है, ये हम लोग खुद तयन करते हैं। हमारे पास दो रास्ते ज़रूर होते हैं। अल्लाह पाक ने हम दोनों को हम लोगों को दो रास्ते दिए होते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। ये इंसान की अक्ल पर मुतय्यन है कि जनाब वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। और ये भी तभी आप बेहतर तरीके से फ़ैसला कर पाते हैं जब आप अपने आप को जानते होते हैं, जब आप अपनी खूबियों को जानते हैं, जब आप अपनी ख़ामियों को जानते हैं, तभी आप कोई भी फ़ैसला अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में ले पाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकें। जो भी हम लोग यहाँ पर आके ख़ास तौर पर अपने इंट्रो में मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इसका कुछ ना कुछ असर हमारे मुआशरे पे ज़रूर पड़े। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बच्चों के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़ों के हवाले से भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। एक तो हमारा माहौल ये हो चुका है कि स्मॉग की वजह से इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो ट्रांजिशन ऑफ वेदर होता है इसमें ख़ास तौर पर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं। नमूनिया ख़ास करके आजकल बहुत ज़्यादा इसके जो मरीज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो क्योंकि आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, तो आज हम उस पर बात करेंगे कि बच्चों की किस तरह हम देखभाल कर सकते हैं, किस तरह उनको अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उनको किस तरह उसका इलाज किया जा सकता है, उनको बेहतर ग़िज़ा किस तरह की देनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अच्छा ख्याल रखेंगे तो कोई भी बीमारी हमें नहीं लग सकती है। तो ये हमारे बड़ों के लिए भी होता है और ये सेम एग्जैक्ट बच्चों के लिए भी होता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंशन हमें करनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक्स के और सर्विसेज हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बिल्कुल फ़ाइन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो क्योंकि आज वर्ल्ड चिल्ड्रन मनाया जा रहा है, तो मुझे बताइए कि आजकल ये जो मौसम चल रहा है, ट्रांजिशन ऑफ वेदर चल रहा है, इस मौसम में बड़े तो बीमार होते ही होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट आता है इसका। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस इन्फेक्शन के साथ या किस बीमारी के साथ जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं या हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं? बेसिकली देखें, जो क्लीन एनवायरनमेंट होती है ये हर शहरी का हक भी होता है और बच्चों के लिए स्पेशली बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो बेसिकली आजकल पोल्यूशन है इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इन्हें बच्चों पे ज़्यादा होता है। आल्दो सारे बच्चों पे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, लेकिन खुसूसन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
जो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, अच्छा, फॉर एग्जांपल वो वक्त से पहले पैदा होने वाले होते हैं, वेंटिलेटेड बच्चे होते हैं जिन वेंटिलेटर पे रहे होते हैं, नर्सरी में ज़्यादा है ना जो उनका स्टे है ना जो वो होता है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, एज वेल एज कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है, पैदाइशी है ना नकाइस होते हैं इसमें दिल के, तो ये जो बच्चे होते हैं ना ये ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली में एलर्जी ज़्यादा होती है और एस्थमा वगैरह, स्किन एलर्जी एट्सेट्रा। नमूनिया के पेशेंट्स और ख़ासतौर पे बच्चों में आजकल नमूनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर बताइए हमें। जी, जैसे मैंने मेंशन किया है, इसमें फर्दर एलर्जी के अलावा जो इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं ये काफ़ी कॉमन हो जाते हैं और इनमें एक वायरल कुछ है ना जो ग्रुप होता है, कुछ है ना जो बैक्टीरियल होता है। वायरल आजकल ज़्यादा कॉमन है क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से इनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस छोटे बच्चों को कहा जाता है यूजुअली जो 2 मंथ्स से 2 ईयर्स तक होते हैं। तो इसमें जो है ना ब्रोंकियोलाइटिस कॉमन जो इसकी फाइंडिंग्स होती हैं वो ये होती हैं कि बच्चा रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, हल्का बुखार होता है, फीड लेने में प्रॉब्लम होता है, कफ़ बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है ना ये ज़्यादा कॉमन इस एज में होता है। और जैसे मैंने अर्ली ज़िक्र किया है कि बाज़ बच्चों में एलर्जी होती है, एटोपिक होते हैं, उनमें निमोनिया के चांसेस के साथ साथ जो एस्थमेटिक अटैक है वो भी कॉमन हो जाते हैं और ख़ुसूसन इसका ताल्लुक इस पोल्यूशन के साथ है जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे आप पहले वाले इन्फेक्शन बता रहे थे कि जो 2 माह से 2 साल तक बच्चों को हो जाता है, उसकी बेसिक कॉज क्या है, किस वजह से होता है उनको, वो कोई डायग्नोज हो पाई है या नहीं? बैक्टीरिया, ये वायरल इन्फेक्शन होता है और मैंने जैसे बताया था कि जो रिस्क पे बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिनका पोटेंशियल रेस्पिरेटरी कम होता है, उनमें चांसेस है ना जो वो ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता ये है कि ये 2 साल के बाद ये तो कम हो जाता है, लेकिन फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नमूनिया है जो वो ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अच्छा, नमूनिया क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वो प्रिवेल करता जा रहा है, बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, इसकी थोड़ी सी साइंस एंड सिम्टम्स हमें बता दें कि इनिशियल स्टेज पर क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से जो देखने वाले हैं हमारे पेरेंट्स उनको पता चल जाए, उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए कि हमारा बच्चा इसका शिकार हो रहा है। इसमें एक तो ये है कि सांस की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, टैकिपनिया इसको कहते हैं। इसी तरह कफ आना शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है बच्चे को। बच्चे को फीड लेने में प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल, बेचैन, क्रैंकी एज वेल एज डिस्टर्ब है जो वो बच्चा होता है। अच्छा, और ये इनिशियल स्टेजेस पे ही ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे? यस, इनिशियली होते हैं लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाते हैं अनलेस कि उसको ट्रीट किया जाए। तो मतलब अगर 6 महीने का बच्चा है और 6 महीने से 2 साल के बच्चे को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है कि उसको ये प्रॉब्लम है? बिकॉज़ ये अगर सर्दियों में तो हमारा यही होता है कि चलो बच्चे को खांसी हो गई है या हल्का फुल्का सा बुखार हो जाता है वैसे ही, लेकिन इसके लिए प्रिवेंट कैसे करेंगे हम? इसमें बेसिकली चूँकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर किसी बड़े को, एडल्ट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम हो, तो वो उनके करीब ना आए। यूजुअली हम बच्चों को है ना जो किस करते हैं नाक के गिर्द, यहाँ से ट्रांसमिशन इन्फेक्शन की बड़ी इजी होती है, खुसूसन वायरल। और इसी तरह सर्दी से बचाना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, बच्चे की डाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी है ना जो वो बेहतर हो, और अगर बीमार हो जाता है तो उसको ट्रीट करवाना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है कि बच्चों को ज़्यादातर ना चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, ये भी क्या निमोनिया का ही एक अलार्मिंग साइन हो सकता है? चेस्ट इन्फेक्शन, जहाँ तक निमोनिया का ताल्लुक है, अगर तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो वो तो है ना जो जब आप ट्रीट करते हैं तो ठीक हो जाता है, इतना क्रोनिक नहीं चलता। लेकिन जो वायरल है या एलर्जिक नमूनिया है, ये है ना जो वो क्रोनिक हो जाता है और ज़्यादा देर तक है परसिस्ट करता है। अच्छा, अब जैसे आपने बताया कि एलर्जीज़ भी हो जाती हैं बच्चों को, तो उसके लिए फिर हम क्या करें? मतलब अगर बच्चे चले बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, उनका आउटडोर इतना एक्सपोजर भी नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उन्हें एलर्जी हो जाती है। अब फ़िज़ा में इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं, आप देख ही रहे हैं हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बाहर का कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फिर उनसे किस तरह हम लोग बचा सकते हैं बच्चों को? इसमें ना क्लीन एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अपने तौर तक तो आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पोल्यूशन में बाहर ना निकलें ज़्यादा,
विंडोज़ आप है ना जो वो क्लोज रख हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। और जैसे साथ मैंने कहा कि जो है ना बेसिकली अगर एडल्ट्स को है ना जो इशू हो तो उनसे थोड़ा सा है ना जो सेपरेट रखें बच्चों को। अच्छा, तो मतलब इन इर्द गिर्द बच्चों का माहौल किस तरह का है? मतलब अगर हम लोग एयर प्योरीफाई यूज़ करें, जैसे बहुत से कहते हैं कि हम अपने घरों में लगा लें ताकि आपके घर के, या इंडोर प्लांट्स जो है ना आप लगाना शुरू कर दें कि आपकी घर की फ़िज़ा ख़ासतौर पर साफ़ सुथरी रहे। अगर तो अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली इनका है ना ठीक जो है। वो रोल है, लेकिन चूंकि बच्चे है ना जो एक्टिव होते हैं, प्लेफुल होते हैं, बाहर निकल जाते हाँ हैं, जी। तो वो थोड़ा सा इनके मामले में ना जो इतना जो है ना यूज़फुल नहीं होगा अगर बच्चे बाहर है ना जो वो खेलते रहेंगे। मतलब तो अगर तो कमरे के अंदर हूँ तो प्योरीफायर आपका है ना जो वो काम मतलब करेगा। बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, और ख़ासतौर पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है, 3 महीने का भी है, 2 महीने का भी है, तो उसके फेस पर ख़ास तौर पर किस ना करें। कोई भी अगर वायरल इन्फेक्शन में कोई बड़ा अगर इसमें जो है ना उनको लगा हुआ है वायरल इन्फेक्शन, फ्लू हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, तो उनके बच्चों के फेस पे ख़ास तौर पर किस ना करें। ये बहुत ही बड़ा अलमिया हो चुका है और उसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर बंदा किसको कहे, किसको ज़िम्मेदार ठहराए। तो आज क्योंकि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा था, तो इस पर कोशिश करनी है कि आपने बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस पे बात की है हमारे साथ आपने। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है तो उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि उनको हेल्दी किस तरह रखना है, और हेल्दी के साथ साथ जनाब उनको उनके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। वो भी हम लोगों ने उन्हें देना होता है, क्रिएट करना होता है, उनकी ज़हनी सलाहियतों का भी ख्याल रखना होता है। और ये जब वो छोटे होते हैं, जब उनकी तरबियत हो रही होती है, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, तभी देना होता है हमने। हम ये सोचते हैं कि जनाब बच्चे हैं, अभी अगर वो नहीं समझ रहे हैं या अभी हमारे पास टाइम नहीं है उनको देने के लिए, तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना वो समझते जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उनकी काउंसलिंग बचपन में ही नहीं करेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे कि वो उन्हें क्या करना है, क्या सही करना है, क्या गलत करना है और क्या गलत है, तो तब तक बच्चे नहीं समझते हैं। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी ट्रेट्स में वो शामिल होता जाता है। तो आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, उस पर बात करेंगे कि बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल हम लोगों ने किस तरह रखना है, बिकॉज इसके ऊपर भी कोई जो है ना वो काम नहीं किया जाता है। हमारे घरों में तो ये होता है कि ना बड़ों को शायद मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बच्चे तो हैं, बच्चों को कौन सा पता चलता है और बच्चों की कौन सी इज्जत होती है, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे, माँ बाप को किस तरह की तरबियत करनी चाहिए, बच्चों के हुकूक क्या होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों की सेहत का हम लोगों ने किस तरह ख्याल रखना है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर राफिया गुल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा बानो। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो आप ही से बात करना चाहूँगी क्योंकि आज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, और जैसे मैंने बात की है कि बहुत सारी चीज़ों का हम लोग ख्याल नहीं रखते हैं कि बच्चे जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, ख़ासतौर पर अपने, तो उनकी मेंटल हेल्थ का, उनकी सलाहियतों का ख्याल रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दौर में। मुझे आज यहाँ पर सेट पे आके एक बहुत अच्छी कि इट्स रियली गुड टू नो दैट एंकर इज़ वेल नोन एंड यू हैव द सफिशेंट नॉलेज। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ये आप बहुत अच्छी काउंसलर भी बन सकती हैं। Thank you so और much. आपने जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिया, मैं समझती हूँ कि हमारे एंकर्स को अगर इनिशियल इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। Thank you और so much. जी, आपने जिस तरह से भी कहा ना, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको डिस्कस करूँ तो हमारे बच्चों के फर्स्ट 6 इयर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में कि उसमें उनकी 80% पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, जिसमें उनकी इमोशनल डेवलपमेंट, सोसाइटी में उन्होंने कैसे प्रोसीड करना है, ये सब कुछ। जैसे अभी आपने जो इंट्रोडक्शन दिया ना 2-3 लाइंस का, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सम अप कर दी हाँ हैं। जी। और मुझे बहुत अफसोस होता है जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना एडल्टहुड में, एडोलेसेंट टाइम में, कि वो ड्रग एब्यूज़र्स बन चुके होते हैं, वो वायलेंस क्रिएट कर चुके होते हैं, और फिर उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं कि जी अब इसको काउंसलिंग कर दें, इसकी थेरेपी कर दें। तो इनिशियल स्टेजेस पे जैसे आपने इतनी अच्छी बात की कि हम अगर बच्चे को चाइल्डहुड में ऐसी ट्रेनिंग्स दे दें
उसकी अपब्रिंगिंग में हम इतना फैसिलिटेट कर दें उसको, तो आप में से जो हम में से जो बहुत प्रोडक्टिव है ना, उनके आप बैकग्राउंड में देखिए, हमारे पेरेंटिंग में पेरेंट्स ने हमारे चाइल्डहुड में ना वो क्वालिटी टाइम हमें दे दिया जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठे, कम्युनिकेट करें, उन्हें बताएं। अगर वो नहीं भी पूछ रहे हैं फिर भी उन्हें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम अब डॉक्टर साहिबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहिबा, बच्चों की मेंटल हेल्थ का जहाँ पे ख्याल रखना चाहिए वहाँ पे हेल्थ का भी हम लोगों ने ख्याल रखना है। आजकल जिस तरह स्मॉग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? वो बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, गला ख़राब, नाक जो है ना ज़ुकाम भी हो रहा है, बुखार भी होता जा रहा है। तो इस तरह बच्चों की हेल्थ का हम लोगों ने ख्याल रखना है, किस तरह की प्रिवेंशन हमें लेनी चाहिए ख़ासतौर पर पेरेंट्स को? इसमें देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि WHO आज को कह रहा है कि एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे का हर हक है, हर चीज़ उसको मिलनी चाहिए। तो अच्छी एनवायरनमेंट चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, वो ज़रूरी है, ज़रूर देनी चाहिए। घर से बाहर कम से कम स्कूल में जैसे गवर्नमेंट ने प्लान करी है कि जी मास्क का इस्तेमाल, स्मोक कम करना, छुट्टियाँ वगैरह, वो तो अलग फैक्टर्स हैं। कम से कम हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई, मुंह की सफाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल में कम से कम टीचर्स ये प्लान करके प्लांट्स आ जाते हैं ना, एक डे मना सकते हैं जिसमें आ जाते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स आ जाते हैं, हर स्टूडेंट ने इतना लगाना और उसकी केयर करना, कम से कम 10 मिनट शायद अगर रोज़ के उसको देंगे तो एक अच्छी एनवायरनमेंट बिल्ड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सेम इज़ द केस घरों में भी वो ये काम कर सकते हैं। घर में उनको बताएं कि डोंट लिटर, गंद नहीं मचाएं, स्कूल में मना होना चाहिए, माली को कहें कि कूड़ा इस तरह ना जलाए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। घरों में आके हाथों की सफाई, सही, अगर छोटे बच्चों के अलावा जो बड़े बच्चे जो स्कूल एंगेज ग्रुप है जो कि 4 ईयर प्लस है, अगर हम उन्हें वज़ू करना सिखा दें तो ऑटोमेटिकली सुन्नत तो पूरी होती ऑफ कोर्स नोज़, थ्रोट, ईयर, ये सारा कुछ साफ़ होता है, तो ये डस्ट और सारा कुछ जो जमा हुआ है ये साफ़ होता रहेगा। दूसरा, आयशा मुझे आप बताइएगा, जो 3 से 7 साल के बच्चे की उम्र होती है उसमें माहौल जो है कितना उसके ऊपर असरअंदाज करता है? हमारे घरों का, हमारे माँ बाप का बिहेवियर, पेरेंट्स का, वो किस तरह बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कितना पिक करते हैं अपने इन्वायरमेंट से। बिकॉज़ हमारे माइंडसेट में ये चीज़ें बनी हुई हैं कि अगर बच्चा खेल रहा है, अपने टॉयज के साथ खेल रहा है, तो इट्स ओके, वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, हम पीछे लड़ाई भी कर रहे हैं, हम झगड़ा भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो तो अपना कर रहा है। ऐसा होता है कि वो अपना कर रहे हैं या वो ऑब्जर्व कर रहा होते हैं चीज़ों को? हमारी व्यूअरशिप में ना बहुत सारे व्यूअर्स इस सेगमेंट फ्रॉइड के नाम से फेमिलियर होंगे। लिटरेचर में भी इस नाम को बहुत पढ़ाया जाता है और साइकोलॉजी में तो बहुत कंट्रीब्यूशन है फ्रॉइड का। फ्रॉइड ने ये बात की थी कि आपके फर्स्ट 6 ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट है, आपकी 80% पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, रेस्ट इज़ ओनली 20%। और आपने जो बात की चाइल्डहुड में बच्चा 1 ईयर के बाद जब उसके माइलस्टोन्स डेवलप होना शुरू होते हैं, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होना शुरू होती है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके बारे में मैं आपको गाइड करूँ, और ये सिर्फ मैं आपको बुकिश नॉलेज शेयर नहीं कर रही हूँ, इट्स बीइंग इन माय एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड सेट हो गया अब के मदर्स ने हमने अपनी मेड्स रखी हुई है जो बच्चे को हमारी एब्सेंस में या हमारी इवन प्रेजेंस में भी, हम अपने सोशल मीडिया को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है, हम अपना टाइम बच्चे को इन्वेस्ट करने के लिए। और उसमें अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के 3 to 7 ईयर्स में आप बच्चे को जितनी लैंग्वेजेस सिखाना चाहें ये इतना प्रोडक्टिव टाइम होता है। ओके। इसी टाइम में आप बच्चे को जब देखते हैं, बच्चा जितना दादा दादी के साथ रहे, जितना पेरेंट्स के साथ, वो सब बातें उस पर इम्पैक्ट रखती हैं। आप में से हमारी ऑडियंस जितनी भी आप देख रहे होंगे ना, आप रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि हम जिसकी पेरेंटिंग में रहे होते हैं ना, अब वो हमारी मेड है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, हम उन जैसा बोलना, उनकी वोकैबुलरी सीख जाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं। तो हम ये समझते हैं ना कि बच्चा कुछ भी लर्न नहीं कर रहा है 1 ईयर के बाद, 3 to 7 के एज में, उस एज में बच्चा मैक्सिमम लर्निंग कर रहा हो, तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पीक पर होती हैं इस टाइम में। तो आपका क्वेश्चन में ही आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आज, आई रियली अप्रिशिएट द, मतलब आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि उन्हीं में आंसर्स जनरेट हो रहे हैं कि 3 to 7 ईयर्स क्रूशल टाइम है जिसमें आप बच्चे की, अगर आप बच्चे से इसी टाइम में ना, हम बच्चे को अगर लाउड बात कर रहे हैं, ये उसकी मेंटल हेल्थ पर कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा। अच्छा। आप जितनी बायोग्राफीज है ना, सीरियल किलर्स की देख लीजिए, ड्रग अब्यूजर्स की देख लीजिए, और जो हस्बैंड्स वायलेंस करते हैं अपनी वाइफ्स के साथ, जो मिसबिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, ये सब उनकी पेरेंटिंग में, उनके चाइल्डहुड में इनकलकेट हो चुका होता है,
चाइल्डहुड में। बिल्कुल, तो इसलिए ये true. एज रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा आयशा, इस एज में ख़ासतौर पर चले 7 से 8 साल लगा लें, इस एज में क्या बच्चों को गोल्स देने चाहिए? जैसे हम लोग बचपन से उनको कहते हैं कि अच्छा आपने डॉक्टर ही बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने बड़े होकर CSS ही करना है, आपने फ़लाँ चीज़ करनी है, क्या इस तरह के गोल्स देने चाहिए कि आपने ये करना है? उनका माइंड क्या हम लोग इस एज में ख़ास तौर पर सेट कर सकते हैं या वो नहीं करना चाहिए हमें? आप अगर मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन लें तो ये हम टीन एज में बच्चे में ये ज़रूर इंस्टिल कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले आप बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व करें। ओके। अब जैसे अगर आपके चाइल्डहुड में आपका स्पोकन बहुत अच्छा था, आप कॉन्फिडेंटली हर जगह बात कर लेती थी, तो आपके बारे में ये कोई चाइल्डहुड में ही प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप बहुत अच्छी एंकर बनेंगी, आप बहुत अच्छी इंटरव्यूअर बनेंगी। हमने और ये हमारे अपने पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम अपने बच्चों में ना फॉरवर्ड करते हैं कि जी मैं डॉक्टर नहीं बन सका या मैं ये करियर नहीं ज्वाइन कर सका तो आप बने। एग्जैक्टली। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना कि बच्चे को कभी भी जो सोशल टैग्स की बजाय मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि बच्चे की जो अपनी इंस्टिंक्ट है ना, जिसमें बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें उस बच्चे को आगे एक्सेल करने दें और वो इतना अच्छा काम करेगा कि आप खुद समझेंगे कि एक डॉक्टर शायद उतना अच्छा आप अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे होने चाहिए, आप फिर किसी भी फील्ड को चूज करें। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आप अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखें ना कि वो दिल से क्या करना चाहता है, आप अपना इन्फ्लुएंस ना लेकर आए, अपना इंटरेस्ट जो है ना वो ना दिखाएं कि हम नहीं कर पाए तो आप करेंगे। आप देखें बच्चा क्या कर सकता है, फिर ही उसके ऊपर जो है ना हमने अपने फैसले थोपने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। आप उसमें बच्चे को बता रहे हैं कि गुड्स और बैड्स आप बताते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं बताना कि तुमने ये काम नहीं करना, तुम नाम भी ना लेना कि तुमने फुप्पो जैसा ये प्रोफेशन, तुमने नर्स बनने का नाम भी लिया तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। जितने आप नोज में डोंट्स में बात करेंगे ना, ह्यूमन इंस्टिक्ट है कि वो उसमें ज़रूर स्टेप इन करना चाहता है। डोंट लुक इन माई आइज, वो बच्चा देखने की कोशिश करता है, गुस्सा दिखाया ना आप मार पड़ेगी, ऐसे नहीं करना। हम नो की बजाय हम येस की एफर्मेशंस क्यों नहीं दे पाते? तो पेरेंट्स के एंड पर भी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइएगा, हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, बड़ों की नहीं है तो बच्चों की कहाँ आएंगी? आप देखने कोई स्कूल में भी एज सच कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, कोई स्पोर्ट्स गालाज नहीं होते हैं जब हम पहले ही देखते थे। फिर बच्चे अब बाहर जाके भी नहीं खेल सकते। एक तो इन्वायरमेंट हमारा इस तरह का है, दूसरा वो कल्चर ही नहीं रहा। अब बच्चों ने घर बैठना है, मोबाइल फ़ोन पकड़ना है, उसके ऊपर गेम्स खेलनी है। तो जो 3 से 7-8 साल के बच्चे हैं वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी माइंडसेट के लिए भी और हेल्दी फिजिकल हेल्थ के लिए भी, हमारा इम्यूनिटी के लिए भी कितना इम्पॉर्टेंट है ये गेम्स? चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उनकी अहमियत से तो किसी ज़माने में इनकार किसी ने नहीं किया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अगेन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। दे हैव द वीकेंड्स, और कुछ स्कूल्स में इवन सैटरडे भी ऑफ है। दे कैन प्लान सम एक्टिविटी, चाहे वो अपने टीवी लाउंज में बैठ के एक्टिविटी कर लें, ठीक है। इसके साथ थोड़ी बहुत गेम्स कुछ ना कुछ आ जाते हैं। देयर अगेन वो अपना जो था ना मोबाइल मीडिया टाइम, जैसे मैडम ने ये मेंशन किया, वो मोबाइल मीडिया टाइम थोड़ा सा पेरेंट्स को उसको सेक्रीफाइस करते हुए इस चीज़ की तरफ आना है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी बॉडी की ग्रोथ होगी। छोटे पहले ज़माने में जी बच्चे दरख्तों में भी चढ़ते था, बेटा दरख्त गिर जाओगे, ये नहीं करना वो नहीं करना। एक जंप्स का कॉन्सेप्ट इतना आ गया है कि तो करने ही नहीं देते ना बच्चों को, रिस्क ही नहीं लेने देते ना। हम कहते हैं ओ नहीं गिर जाओगे, नहीं चलो नहीं, हम तो ये करते हैं। जी बिल्कुल। उसके साथ दूसरा काम ये कि हर तरफ ना कि जम्स हैं भाई, हाथ साफ कर लेगा, धो लेगा, आप इसकी तरफ जाने दें। हम तो बचपन में पता नहीं मिट्टी में भी खेल के आ जाते थे, कोई नहीं होश होता था जम्स है या नहीं है। लेट देम एंजॉय। इसी से आ जाते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेमोरीज गुड होती हैं। ऑफ कोर्स बच्चा जब रिलैक्स होगा तो ऑफ कोर्स पढ़ाई में भी अच्छा होगा, माँ बाप की बात भी मानेगा, बीमारियों से भी बचा रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बच्चों को अच्छा मोबाइल या अच्छा प्ले स्टेशन लेके दे दिया कि जी बच्चा उसके साथ ठीक है, नहीं, लेट देम एंजॉय। शायद आपने देखा होगा कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स है, जहाँ पे भी है प्ले एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश क्यों है? पेरेंट्स ट्राई, लेकिन घरों में भी वो छोटी छोटी एक्टिविटीज चलें। कौन ज़्यादा जल्दी सीढ़ियाँ क्लाइंब करेगा? लेट देम एंजॉय। छोटी, लेकिन उसमें से अगेन जो टाइम स्पेयर करना है ना, दे जस्ट वांट अ हेल्दी टाइम, अ पॉजिटिव टाइम विद देयर पेरेंट्स। ये इनकी मेमोरी में रहेगा एंड दे विल फॉलो द सेम हैबिट व्हेन दे बिकम द पेरेंट्स।
और जब वो बड़े होंगे तो अपने छोटे बहन भाइयों का, फैमिली को और छोटे बच्चों को भी इस गेम्स में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। और गेम्स आ जाती है बहुत बड़ी बच्चे, क्रिकेट आ जाती हैं, वो तो चलें, ये फुटबॉल, लेकिन छोटी जगह पर भी गेम तो हो सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ आ जाते हैं ना, मार्केट्स में मौजूद हैं जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है, विद इन द नॉर्मल रेंज दे आर अवेलेबल गेम्स जो कि इंडोर गेम्स हैं। इसके साथ छोटी गेम्स और हैं जिसमें से माइंड आ जाते हैं ना, जिसमें हम कहेंगे कि छोटी कैलकुलेशन चलें, हम कहते हैं कि बेस्ट मैथ किसका है, गो फॉर द कैलकुलेशन, बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। गो फॉर द नेगेटिव, फॉर द चीज़ें को कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से अगर कुरान की रोशनी में देखा, सुन्नत की रोशनी में अगर 7 साल पे नमाज फ़र्ज कर दी गई तो इसका मतलब है कि बॉडी इतना हो चुकी होती है कि गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उससे पहले अगर उसको सारा कुछ कर देंगे, मेडिसिन भी ये कहती है कि हम एक नॉर्मल बच्चे का ब्लड प्रेशर, उसके जो पैरामीटर्स है, वी गो बाय द एज ऑफ द 7 फॉर दैट पर्टिकुलर एज, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इसमें से 7 ईयर्स बड़ा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, चाहे आप इस्लाम की रोशनी में देखें या चाहे वजह रिसर्च की रोशनी में देखें, बात वो वहीं पे कि आप लोगों ने एक तो हेल्दी इन्वायरमेंट भी देना है, और हेल्दी इन्वायरमेंट होगा तो वो हेल्दी भी रहेंगे, मेंटली भी और जनाब फिजिकली भी। आयशा, क्या जाते जाते पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से और टीचर्स, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट पिलर्स इन आवर सोसाइटी। बीइंग टीचर भी मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि हम पेरेंट्स और टीचर्स की ना ऊपर बहुत क्लास होनी है। अगर हम अपना रोल एफिशिएंटली नहीं करते हैं तो बच्चों को, जब मैं बच्चों को देख रही होती हूँ और बच्चे आकर जब अपनी सारी हिस्ट्री बताते हैं, उसमें बहुत सारा ब्लेम हम पेरेंट्स ना, हम जब पेरेंट बन जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं ना, हम अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। ट्रू, ऐसे ही है। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर, अब जैसे आप बहुत सारा हम फैशन ऑप्ट करते हैं ना, आप ठीक है, मतलब काउंसलिंग के लिए अब मैरिटल काउंसलिंग्स भी हैं, कपल काउंसलिंग्स भी हैं। पेरेंट बनने से पहले आप सिर्फ अपने प्रीरेक्स को कंप्लीट कर लीजिए कि आप ऊंची आवाज में बात नहीं करें। एग्जैक्टली, वो सीख लें कि आपने किस तरह का एनवायरनमेंट रखना है हेल्दी, जिसमें आप भी अच्छे रहें और बच्चे भी आपके अच्छे जो है वो तरबियत हासिल करें। हमारे साथ आयशा बानो मौजूद थी और डॉक्टर आफिया गुल हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से, क्योंकि गंदुम आटे की कहानी वही सदियों पुरानी है। आखिर कब तक अवाम की जेबों पर सरकारी डाका मारा जाएगा? इतनी महंगी गंदुम और आटा महंगा, और आटा पहले तो किसी भी हुकूमत ने इस तरह का, ये सारा सिनेरियो मेरे ख्याल से इतना महंगा कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये कहानी ना अब ऐसा लग रहा है कि नाच न जाने आंगन टेरा जैसी है, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ हमारा मुल्क अब क्या करे, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने गंदुम महंगी करने के इदादोशुमार जारी करने से पहले IMF से इन रिकॉर्ड इजाज़त ली, और हुकूमत पंजाब का इरादा तो 4300 रुपये फ़ी मन गंदुम महंगा करने का था, लेकिन IMF की मुदाखलत पर गंदुम रेट 4700 रुपये करना पड़ा। जैसे ही ये रेट निकला तो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बयानिया जारी किया कि फौरी तौर पर इन रेट्स को वापस लिया जाए। हम इतने महंगे रेट्स पर हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हैं। बस तो फिर क्या हुआ, आपको पता है, खामोशी छाई रही फिर, क्योंकि सरकारी गंदुम नई इजराई कीमत पर ओपन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है और फ्लोर मिल्स गंदुम खरीद कर आटा दे दें, और इसमें सरकार भी खुश है और स्टेक होल्डर्स भी खुश है, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पड़ता है फ़र्क तो सिर्फ वो 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मजदूर को पड़ता है, सिसक कर सारा दिन खड़े रहकर नौकरी करने वाले पेशावर मुलाजिम को फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि 75 रुपये फ़ी किलो आटा ख़रीदने का जो इजाफी बोझ है वो लाखों मकीनों पर डाल दिया गया है, जो कि दिन दिहाड़े सरकारी डाका है। तो मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो आटा फ़ी किलो 140 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, और ये आटा फ़ी किलो अगर देखा जाए 2022 में 65 रुपये का था। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि गंदुम और आटे की कहानी क्या है, क्यों नहीं ये सुलझ रही, ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझ रही, ये उलझती ही जा रही है, क्योंकि ये अवामी मसला है। तो अवाम को किस तरह रिलीफ पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अगर गंदुम महंगी हो गई है तो इसका मतलब है कि जनाब जो रोटी है वो भी अब महंगी ही हमें मिलेगी, पहले ही महंगी मिलती थी, अब और भी ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो
इसका जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद है चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के आसिम रज़ा साहब ने अभी हमें आज ज्वाइन किया, और उसके साथ इमरान अकबर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। आसिम साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, इमरान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले आसिम साहब आप ही की तरफ आना चाहूँगी। सारी जो भी मैंने रोदाद सुनाई है, सारा ये हम मैं भी इसी अवाम का एक छोटा सा कह लें कि हिस्सा हूँ कि हमें रिलीफ नहीं पहुंचाया जा रहा। और गंदम की कहानी ये सिर्फ आज की नहीं, ये बहुत सदियों पुरानी हो चुकी है। आपसे भी 3 साल हो गए हैं ये इंटरव्यू पे पूछते पूछते कि कब ये मसला हल होगा। हमारा ज़रूरी मुल्क है, फिर भी ये मसला ख़त्म ही नहीं होता। आए दिन आटे की कीमत बढ़ती जाती है, क्या वजह है इसकी? देखें, ये तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि गवर्नमेंट किस रेट पे आवाम को आटा देना चाहती है। अच्छा, इस पे फ्लोर मिल्स का तो ऐसा सच कोई लिंक नहीं है। ठीक है, हमें जिस रेट पे गंदम दी जाएगी उसके मुताबिक आटा चला जाएगा। सही। सीएम पंजाब ने फैसलाबाद में जो मीटिंग हुई वहाँ पे खुद से मीडिया के सामने कहा कि मैं 3500 से 4000 रेट करना चाहता हूँ ताकि आवाम को रिलीफ मिले। सही। लेकिन समहाउ IMF कह लें या फाइनेंस डिपार्टमेंट कह लें, दे डिडंट अलाउ। और उस पे आके क्या हुआ कि 4700 रुपया रेट जो मार्कअप चार्ज होता है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, वो सारे डाल के तो 4700 रेट बनता था, उन्होंने वो रेट दे दिया। उस पे सीएम साहब या मिनिस्टर साहब जो भी हमारे कंसर्न थे, कैबिनेट थी, उन्होंने सपोर्ट किया इस बात को कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन वो पॉसिबल ना हो सका, मीटिंग में ना हो सका, पॉसिबल नहीं हुआ। और अब जिस रेट पे हमेशा की गंदम मिल तरह रही है, जिस तरह पहले भी होता रहा है, बातें ही सुनते आए हम, रिलीफ देंगे नहीं, मिलता नहीं है रिलीफ हमें। देखिए रमजान पैकेज आया ना, रमजान पैकेज में सर, रमजान जीरो पैकेज पैसे में किस तरह का आटा मिला है वो भी हम सब जानते हैं। देखिए वो रेशो है ना, आप जिस एक्सट्रैक्शन रेशो पे आटा बनवाएंगे उस रेशो पे बनेगा। अच्छा, अब आप उसमें से कहते हैं कि आपने 10% चोकर निकालना है, फिर 10% वाला तो लाल ही मिलेगा ना उस पे। ये इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। अच्छा, कि आप जो एक्सट्रैक्शन रेशो देंगे मतलब उसके इसकी सारी मुताबिक। जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। जी देखिए, अब आप चाहते हैं कि हमने 10% वाला लेना है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, वो कहते हैं हमने ये देना है, लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट डिफरेंट है। हम वाइट आटा खाते हैं, लाल आटा नहीं खाते, तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने जो रेशो दी उस पे आटा बन के गया। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि ये सारा सवाबदीद जो है ये गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के एंड से ये सारी चीजें आती जी, हैं ऐसा ही कि उन्होंने सहूलियत देनी है या नहीं देनी आवाम को, आटा गंदम सस्ती देखिए, देनी है, ये महंगी सरकार देनी का है। काम लेकिन वो अगर उनसे हम बात करते हैं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेते हैं, तो वो तो कहते हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है, जितने भी फ्लोर मिल्स मालिकान है उनकी तरफ से प्रेशराइज इतना किया जाता है हमें, मतलब उन्हें विलन बना के, आप लोगों को विलन बना के पेश किया जाता है। जब आपसे बात होती है तो आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। सिंपल एक बात कह रहा हूँ कि जो गंदम का रेट है उसके मुताबिक आटा जा रहा है। सिर्फ हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस, बिजली के, ट्रांसपोर्टेशन के, जो सैलरीज हैं वो डाल के जो रेट बनता है, ऑलरेडी फर्गूसन और ये सारों ने मिल के बनाया था एक टाइम पे, वही रेट इन एडिशन जो उसके अंदर ऐड होता रहता है वो डाल के हो जाता है। इसलिए सरकार का बिल्कुल ये काम है एंड जो है ये सरकार पे आ जाती है। अच्छा, जिस तरह इमरान मैंने बात की थी कि हमारा ज़रूरी मुल्क है और आटे का मसला फिर भी रहता है, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो आप इसको किसका ज़िम्मेदार समझते हैं, किसको इसका ज़िम्मेदार समझते हैं कि एक तो आटे की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गंदम की कीमत बढ़ती जाए, कोई मुस्तहकम एक पॉलिसी हमें देखने को नहीं मिली है जिसके ऊपर काम होता हो, 5 साल वही चीज़ रहे, 10 साल के लिए उसके ऊपर काम हो, ताकि आवाम को एट द एंड जो यूज़र है उसको हम लोग थोड़ा सा रिलीफ दे सकें। देखिए मुनीबा, अगर चूँकि ववेला मच रहा है पूरे शहर में, पूरे सूबे में, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये सारी सूरत हाल कैसे हो गई और खामोशी है, बिल्कुल खामोशी, जो बोल रहा है बोलता जाए, आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। अब ये देखिए आसिम साहब साथ बैठे हुए हैं, काफ़ी इतना समझते हैं कि हम भी शायद, क्योंकि गंदम की इनकी फ्लोर मिल्स हैं, इनको पता होता है दाने का क्या सूरत हाल चलेगी कैसे। अब ये मुझे बताएं कि 2016 से लेकर 2023 आ गया, कोई पुरानी बात नहीं है। 2019 में भी देख लें, आटे की जो कीमतें हैं वो 39 से बढ़ी 41, 42, 43 रुपये तक आई। कोरोना आ गया, उसमें भी 43 रुपीज़ तक ही रही। हाँ जी, ऐसे ही है। फिर 2021 आ गया, उसमें भी कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी।
एकदम से जो है जैक लगा और 1365 वाली गंदम जो है वो 2200 रुपये कीमत हो गई। अच्छा जारी बात है, जब 2200 होगी तो उसकी कीमत आटे की जो है वो 22, 24, 25 रुपये बढ़ जाएगी। हाँ जी। अच्छा ये कीमत चलेगी 65 रुपये पे। अब ये जब 2022 गुजरा है और इसका जब दिसंबर पिछला आया है तो उसमें भी आटा जो है वो इतने का ही था, 65 ठीक है, रुपए 65 रुपये। ठीक है। जैसे ही रमज़ान आया तो रमज़ान में आटे की कीमत नहीं बढ़ी, गंदम की जो है वो कीमतें बढ़ा दी गई 1700 रुपये ज़ायद, क्योंकि सिंध में जी पता लग रहा है जी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है, पंजाब की गंदम सिंध में चली जाती है। अच्छा। इस वजह से जो है अप्रैल का महीना आ रहा था ना, इनके 2023 का जो अप्रैल का महीना होता है वो प्रोक्योरमेंट का महीना होता है, किसानों के लिए नई कीमत का जो है वो हदफ लिया जाता है कि ये कीमत होनी चाहिए। पहले आवाज़ आ रही थी 2200 की बजाय 2900 होगी, 2800 होगी, 3000 होगी, मगर नहीं, इन्होंने सिंध के मुताबिक ना कीमत कर दी कि सिंध वाले जो है वो 4000 रुपये रेट लेके जा रहे हैं। अगर पंजाब में फिर जो है 2800, 2900, 3000 आएगी तो पंजाब की कीमत जो है गंदम वो स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है सिंध में। मतलब 1000 रुपये का रोकने के लिए पंजाब की आवाम के ऊपर बोझ डाला जी गया जी जी। अब ये कि हमारी गंदम जो है वो सिंध ना जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आसिम साहब 3900 रुपये गंदम की कीमत हो फी मन, और हम अप्रैल से लेकर नवंबर तक का इंतज़ार कर रहे हैं। 6 माह चूँकि हुकूमत ने अपनी गंदम को सेव करना होता है, गोदाम में रखना होता है, उसके बाद नवंबर में जाकर ये इशू करनी होती है क्योंकि विंटर आ रहा होता है, मौसम सरमा आ रहा था, इसमें जारी करने होती हैं इजराई कीमत के मुताबिक। अच्छा इजराई कीमत कितनी बढ़ती थी पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, कोई इतना ज़्यादा। अब कितनी बढ़ती? अब 75 रुपीज़, यानी कि 65 से 140 मतलब आप रुपए चेक केजी करें, हो गया है। उसका और रेशो आम चेक करें मार्केट- ना आप। आम मार्केट में बिक रहा है। जब डिसीजन लिया जा रहा होता है या अभी जब लिया गया, एक तो सबसे पहले तो लेट डिसीजन लिया गया ये निगरान गवर्नमेंट की तरफ से, तो जब ये लिया जा रहा था, डिसीजन मेकिंग हो रही थी, तो आप लोगों से कोई तजावीज़ ली गई थी? जी, कोई स्टेक बिल्कुल। होल्डर से पता चला तो आप लोगों ने नहीं उस वक्त इंटरफेयर किया कि जब डिसीजन हो रहा था कीमतों का कि नहीं इतना नहीं करना चाहिए, गरीब के ऊपर और ज्यादा हम लोग बोझ डाल रहे हैं? देखें ये मैंने फिर अगेन वो बात आ जाएगी, नहीं वो डिसीजन मेकिंग के टाइप उस टाइम उससे पहले देखें जिस टाइम कैबिनेट की मीटिंग थी उसके स्टार्टिंग से पहले भी जो हमारी बात हुई वो 4100 रुपीज़ का रेट था। अच्छा। 4000 से 4200 आएगा, लेकिन 41 वाज द आइडियल कि ये हो जाएगा। अच्छा सही, ठीक है। एंड वी वर कंफर्टेबल विद दैट, बट ऑल ऑफ अ सडन चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं इट विल बी 4700। अब ही कैन टेल वेदर व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड अच्छा कि जिसने उन्हें 47 IMF थी, फाइनेंस था, दैट ही कैन टेल, बट इट वाज वेरी क्लियरली सेड कि इट विल बी 4700 और वही हुआ। अब ये तो फिर मैं अगेन वही बात करूँगा कि हम अपना एक रजिस्टर कर सकते हैं स्टैंड जो हमने, भाई ने कहा प्रेस रिलीज आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अच्छा। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर वो हमारे मामलात होते तो हम उसके अगेंस्ट ज़रूर करते कि हमें ये नहीं मिल रहा। उन्होंने हमारी मामलात जो उनसे थे ग्राइंडिंग चार्जेस वाले, बिजली का बिल बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन सही बढ़ी, कर दिया। वो ठीक थे। ओके तो इसके बाद तो हमारा एहतजाज नहीं बनता, ये तो अवाम है, अगर उनको महंगा मिल रहा है तो दे कैन गो, वो एहतजाज they can करें, come out, वो सड़कों पर but निकले, not आप ये us कह रहे हैं कि हमारा मतलब लेकिन इससे कोई अगर वो concern सड़कों पर नहीं है। निकलते हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वो तो आप लोगों को विलन बनाते हैं फिर, टू बी ऑनेस्ट। वो कहते हैं देखिए- जी फ्लोर मिल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो तो अपने से ही जो है ना चार्जेस बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब नहीं, जो हमें दिखता है, जो होता आया है, मैं वो बता रही हूँ। अरे ये किसी टाइम पे था, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि सरकार जब खुद से रेट गंदम का देगी तो उसमें बिजली, ट्रांसपोर्टेशन, जो बैग लगाना है वो ऐड होगा। तो जिस रेट पे आ रहा है जितने रुपए किलो, उसमें 2, 3, 4, 5 रुपए किलो तो ऐड होंगे ना जी। वो अब पीपल आर ऑल्सो वेल अवेयर। पहले होता था कि हवा में बातें होती थी, चीज़ें ओपन नहीं होती थी, अब तो इतना शफाफ काम होता है, इतना ओपन होता है कि हर एक मेरी किटी में देख रहा था कि इसके पास क्या है, हम उनको देख रहे होते हैं कि उसके पास क्या है, लिहाजा इट इज़ वेरी क्लियर, देयर इज़ नो नथिंग लाइक। इमरान जहाँ तक पॉलिसी की बात की है, पॉलिसी मैंने गुजारिश की कि वो इस तरह की है कि लिबरल, आई डोंट नो कि लिबरल क्या है, ठीक है जी। और इसी तरह देखें ना, रिस्ट्रिक्शन है, सुबह पे चेक पोस्टें, हर जगह पे चेक पोस्टें, मिलों के अंदर बंदे, तो लिबरल क्या चीज़ है? जब आपने सब्सिडी ही ख़त्म कर दी, ओपन मार्केट में सस्ती है, बाहर से इम्पोर्टेड सस्ती आ रही है, तो फिर सब्सिडी कहाँ है? नहीं, सब्सिडी तो है ही नहीं है, वो तो उन्होंने वही तो कहा कह कि रही हमने हूँ, ख़त्म कहाँ कर दी। है कि अगर सस्ती आ रही है तो अगर वो सस्ती नहीं दे रहे, पूरे रेट पे दे रहे हैं, तो वो किस चीज़ के लिए चेक्स लगाए हैं?
And KG then के भी फिर केस यही 17,000। यही हो सकता है, फिर अवाम ही सड़कों पर निकलेगी और एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी अपने हक के लिए, और क्या हो सकता है। मेरी बस इसमें एक ही कोई रिक्वेस्ट है वज़ीर-ए-आला पंजाब जी, से कि सब्सिडाइज कर दें आटा, कम से कम सही। चले गंदम के रेट तो बढ़ गए, तो अब इसके लिए आपके आटा पास एक सबसे पावर है कि आप बिल्कुल ऐसे कैबिनेट ही है। कमेटी के साथ मिलकर अवाम जो का भी अवाम डिसीजन का एटलीस्ट सोचने और कोशिश करें कि सब्सिडाइज जो आटा वो मुहैया किया जाए आवाम को। आसिम रजा साहब और इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका, इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं मज़ीद शहर लाहौर के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम गंदम की कीमतों के हवाले से बात कर रहे थे कि जिसमें इजाफा हुआ है, इसी तरह अगर मेट्रो बसेस के हवाले से बात करें तो उनकी भी दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो बिगड़ती ही जा रही है। आए रोज़ हमें सुनने को मिलता है कि जनाब ड्राइवर की गफलत की वजह से ये स्टेशन पर जनाब आपस में टकरा गई हैं, या मेट्रो बस का एक्सीडेंट हो गया है और कितने लोग उसमें ज़ख्मी भी होते हैं। पहले भी हमने देखा कि जनाब 64 बसेस का ये जो एक स्क्वाड था ये लेकर आया गया, चलाने की भी कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी जितनी भी बसेस थी वो नहीं चलाई गई। कुछ ख़राब होगी जो वैसे ही पड़ी हुई, उनकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जो अभी जो चल रही हैं उनका भी आप कह लें कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मेट्रो बसेस की क्या सूरत हाल है, क्या इसके हवाले से कोई नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, और जो एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं इसकी क्या वजह है, इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जैन आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, क्या है मेट्रो बस की सूरत हाल? आए रोज़ कोई ना कोई नया एक्सीडेंट हमारे सामने आता है, लोग ज़ख्मी हो रहे होते हैं, क्या वजह है इसकी? देखें जी मुनीबा, जैसे आपने अभी फरमाया ड्राइवर की गफलत है या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। जो मेट्रो बस में रोज़ाना सफ़र करने वाले 1.5 लाख नफूस हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तो दाव पर है ना। उनकी ज़िंदगियाँ तो इस हुकूमत ने और इस स्टेट ने दाव पर लगा दी हैं। आप जो मर्ज़ी कहते रहें कि हम इसमें बेहतरी लेकर आ रहे हैं, अगर आप बेहतरी लेकर आते तो एक साल में ये 27 एक्सीडेंट किस तरह होते? 27 एक्सीडेंट एक साल में? Oh my God। जो शख्स मेट्रो बस में सफ़र करता है या मेट्रो बस को अपने ट्रैक पर चलते हुए देखता है, वो शख्स इस चीज़ को जानता है कि आज तक मेट्रो बस में तिल धरने की जगह नहीं होती। यानी इस कदर लोग उसमें सफ़र कर रहे होते हैं, और इस वक्त शहर लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक ये वाहद जरिया ही है, इसके अलावा तो किसी भी तरह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही। और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर एक साल में 27 मरतबा मतलब औसतन 2 एक्सीडेंट महाना हो रहे हैं, तो फिर कहाँ पे आपकी गुड गवर्नेंस? बुज़दार साहब की हुकूमत हो, हमजा साहब की हुकूमत हो, या परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत हो, और उसके बाद खा ये निगरान सेटअप आ जाए। हर हुकूमत में अगर ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी जगह पे ऐसा फॉल्ट लाजमी मौजूद है। जो मैं आपको भी बताता हूँ कि ये फॉल्ट है क्या। फॉल्ट ऐसा लाजमी मौजूद है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस एक्सीडेंट के बाद सितम ज़रीफ़ी का आलम ये है कि जिस बस का एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद उसको मुरम्मत करवा के ट्रैक पर लाने की बजाय उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारी मुद्दत पूरी होगी, अब तुम रेस्ट करो। अब उसको रेस्ट मोड पे लगा दिया जाता है। मुझे ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल आपने किया। मुझे तो लगता है ये स्टेट और गवर्नमेंट भी रेस्ट मोड पे लगी हुई है। इनको इन मुसाफिरों का ख्याल नहीं है। आज से 3 माह पहले मेट्रो ट्रैक पर जो जंगला बना होता है उसका एक जंगले की फेंस थी, वो बाहर आई थी, उसके साथ मेट्रो बस टकराई है, और उसके नतीजे में क्योंकि मेट्रो बस के अगले हिस्से में ख़वातीन सफ़र कर रही होती हैं, 7 से 8 ख़वातीन ज़ख्मी हो गई। उसकी इंक्वायरी शुरू की, आज तक उस इंक्वायरी का क्या रिजल्ट आया? कोई रिजल्ट नहीं है। वो इंक्वायरी रिपोर्ट दबा ली गई। ये सैटरडे को कचहरी मेट्रो स्टेशन पे हादसा हुआ। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने कहा कि 24 घंटे में इस इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब किया जाए, जो गफलत के मुर्तकिब लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक वो रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आई। जो 27 किलोमीटर का वो जो ट्रैक है, उसके आसपास जो जंगला है जो कहीं से टूटा हुआ है, जिसकी बार्स हैं वो भी जो है लोगों ने गायब की हुई है, तोड़ी हुई है, उसका कोई हल नहीं निकला अभी तक, सही नहीं किया गया उसको। देखें जी, उसको सही करने के लिए ये गुज़िश्ता 5 सालों में 1 अरब रुपया उस पर लगा दिया गया। 1 अरब रुपया? 1 अरब रुपया,
जिसके टेंडर हो चुके हैं, जिसकी पेमेंट महकमा खजाना से जारी हो चुकी है, उसके बावजूद वो जंगले अभी तक वैसे के वैसे हैं। इसका मतलब है कि या तो आप वो पैसे हजम कर गए हैं Exactly. या ये मेट्रो बस आपकी तरजीहात में नहीं थी, जिसकी वजह से ये इस तरह हो रहा है। कर क्या रहे हैं, एक मेट्रो बस का ड्राइवर, उससे 16 घंटे आप ड्यूटी करवाते हैं और उसके बाद 8 घंटे वो अभी रेस्ट नहीं करता, तो उसको अगली ड्यूटी के लिए बुला लेते हैं। तो क्या वो सीट पे बैठा बंदा सोए ना? बिल्कुल सोएगा। ट्रू। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम किसी भी मेट्रो बस के ड्राइवर से 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, ये लेबर लॉज के खिलाफ है, तो फिर उसके बाद ये खिलाफवर्जी क्यों कर रहे हो हैं? रही है। जो मेट्रो बसें विडा मिर्जा कंपनी की तरफ से इस ट्रैक के ऊपर लाई गई बुज़दार साहब के दौरे इक़्तिदार में, जिस दिन पहले दिन ये बस चली उसी दिन ही खराब हो गई। उस दिन इस हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए थे, उस दिन उस स्टेट ने एक्शन नहीं लिया था। तो आज इनसे क्या तवक्को करते हैं कि ये क्या इसके ऊपर एक्शन लेंगे? पहले दिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन्होंने कहा कि 64 बसें हम मेट्रो ट्रैक पर लेके आएंगे जो कि शादरा से गज्जूमता तक चलेंगी। सही। पहले दिन से लेके आज तक कोई एक ऐसा दिन नहीं कि 64 बसों का स्क्वाड इस ट्रैक के ऊपर चला हो। कितनी टोटल चली है अभी तक? पहले दिन जब इन्होंने मेट्रो ये ट्रैक पर लाए थे तो 54 बसें थी, आज वो एक्सीडेंट होके तकरीबन 39 तक रह गई हैं। आपको पता है कि ये जो मेट्रो बस है, ये जो मेट्रो बस का ट्रैक है, इसके ऊपर मुसाफिरों की तादाद दिन ब दिन ज्यादा हो रही है। बिल्कुल तो true। चाहिए ये था कि ये 64 से 164 पे चली जाती। हाँ, इंक्रीज होता ना, ये तो डिक्रीज जाता जा रहा है, ये तो मतलब 64 से 39 के ऊपर आ गई हैं। ग्राफ नीचे जाता जा रहा है हमारा, जैसे बाकी चीजों का। अब इसमें मुनीबा, जहां पे आप मुसाफिरों को निगलेक्ट कर रहे हैं, मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियत फराहम नहीं कर रहे, वहीं पे मैं आपकी निशानदेही एक और एलिमेंट की तरफ करता हूं कि जो ये निजी कंपनी है जिसकी बसें चलाई जा रही हैं, मुबैना तौर पे इस कंपनी को भी नवाजा जा रहा है। अच्छा। मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं। आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस स्टेट का और निजी कंपनी का कि 64 बसों के पर किलोमीटर के मुताबिक उनको पैसे अदा किए जाएंगे। सही। किसी एक दिन उन्होंने 64 बसें नहीं चलाई और आज तक आप उनको पैसे 64 बसों के चलाने के दे रहे हैं। ओ, क्या आपने ये समझ लिया है कि हमारे टैक्सेस के पैसे इतने फजूल हैं कि आप बगैर किसी कैलकुलेटर किए उनको पैसे अदा करते हैं? नहीं तो कोई चेक नहीं है इनके ऊपर। सर ये गठजोड़ है, चेक क्या होना है? नहीं तो किसने करना है? गठजोड़ भी तो तोड़ना है ना, हम ही ने तोड़ना है। किसने तोड़ना है? ये महकमा ट्रांसपोर्ट, हमारे महकमे किस लिए बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं ना। ये महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मुबैना गफलत है, लापरवाही है, उनकी तरफ से मुबैना तौर पे नवाजा जा रहा है जो इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। गठजोड़ में मुबैना गफलत है या मुबैना मुलव्वस हैं सारे? देखें जी, वो किसी के ऊपर इस तरह तो क्या मैं इल्जाम लगाऊं, लेकिन ये तो काली भेड़ें तो हर जगह होती है ना। फिर चीज रोजे रोशन की तरह आया है कि सुबह जब 6:15 बजे मेट्रो बस का स्क्वाड निकलता है, जाके वो हाजिरी रजिस्टर चेक कर लें कि आज बसें कितनी निकली हैं। आज तक किसी ऑफिसर ने ये जसारत नहीं की कि सुबह वो अपने अपने बिस्तर से निकले और जाके सुबह 6:15 बजे चेक करना। सुबह सुबह ठंड हो गई है ना, उस वक्त नींद आ रही होती है। आप तो आ जाती है ना सुबह? मैं तो आ जाती हूँ, काम है ना, हमें पता है काम करना है, अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से। इनको पता है कि काम नहीं करना। हाँ, क्योंकि अगर ये काम करेंगे, क्योंकि उन्हें काम किए बगैर पैसे मिल रहे हैं ना, मसला ये है। देखें जी, मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब अगर 3 विजिट कर लेते हैं मेट्रो बस के और वहाँ मुसाफिरों से मुलाकात कर लेते हैं, बगलगीर हो जाते हैं, जफ्फियाँ डाल के उनको शाबाश देते हैं और साथ में कहते हैं कि बड़ा बेहतरीन अंदाज में इसको चलाएंगे, आपके उन 3 विजिट का क्या हासिल है कि आज तक मेट्रो बस में बेहतरी नहीं आ सकी? और भाई हमारी तरफ से आप रोजाना सफर करें, उस चीज से लोगों को सरोकार नहीं है। लोगों को सरोकार इस चीज से है कि अगर आप विजिट करते हैं तो उसके नताइज क्या अखज होते हैं, क्या उसके समरात अवाम तक पहुंचते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं समरात। ये पिछले मेरे ख्याल से 3 साल से तो हम इसके ऊपर बात कर ही रहे हैं, उससे पहले की ये सारी रुदाद है। आपने भी 3 साल से टॉपिक नहीं बदला कि मेट्रो बस हादसे का शिकार होगी। हालात नहीं बदले ना, मसला ये इनके हालात नहीं बदले, तो इनके हालात भी बदलने चाहिए, हम भी टॉपिक बदल लेंगे। और जो भी चीज़ होती है ना, उसको पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करें और इस्लाह करने की कोशिश करें, बेहतरी लेकर आने की। और अवाम के हवाले से तनख्वाहें भी देते हैं, ये भी रिक्वेस्ट। मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी रुकी हुई हैं, वो 2 महीने खुदारा वो भी करने, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं पता ये गरीब आदमी किस तरह गुजारा कर रहा है इस महंगाई के दौर में। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और मेट्रो बस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि उसके ट्रैक के हवाले से क्या सूरत
सूरत हाल है उस पर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।